दुनिया में जो ओल्ड रिजीम है, दुनिया में जो पुराना शासन का तरीका था वो कैसा था? मोनार्की कहते हैं उसको, राजतंत्र था ना। पुराना तरीका क्या था? बोलो क्या था? राजतंत्र। पुराना तरीका हर जगह क्या था? राजतंत्र। राजा का बेटा राजा होता था, जैसे हमारे यहाँ अकबर थे, अशोक थे, ठीक है ना। तो पुराने शासन के तरीका को क्या कहते थे? क्या कहते थे? मोनार्की सिस्टम। और मोनार्की का मेन फीचर क्या था? मोनार्की का फर्स्ट फीचर था, बोलो क्या था? डिवाइन पावर ऑफ किंग। मतलब ये मान के चलते थे कि राजा जो है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने ही उसको राजा बनाया है, इसलिए राजा से कोई सवाल नहीं होगा। दूसरा क्या था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो नोबेल थे और क्लर्जी थे, उनको सारा अधिकार था। वो अधिकार उनको किस आधार पर था? जन्म के आधार पर, क्योंकि उनका जन्म हुआ है किसी नोबेल के घर में, किसी क्लर्जी के घर में, ठीक है ना। बाकी लोगों को कोई अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, राइट टू सिक्योरिटी, ये किसको है? ये सिर्फ क्लर्जी को है। और ये सिर्फ, सुन रहे हो, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइव अकॉर्डिंग डिजायर, अपनी इच्छा से जीने का अधिकार, संपत्ति धारण करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये सब सीमित था कहाँ तक? हाई क्लास कंटेनिंग नोबेल एंड क्लर्जी। क्लियर है ना। तो ये क्या था? बाई बर्थ था ना। किसी को पढ़ने का अधिकार है, बाकी को नहीं है। ये किस आधार पर था? किस आधार पर था? जन्म के आधार पर। तो ये जन्म आधारित क्या था? भेदभाव वाली व्यवस्था। तो कह रहा हूं कि राजतंत्र जो था, जो ओल्ड रिजीम था, उस ओल्ड रिजीम का फर्स्ट फीचर क्या था? कि राजा क्या था? सुप्रीम था। सुप्रीम था, अनक्वेश्चनेबल, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। क्लियर है ना। दूसरा फीचर क्या बताया? कि बाई बर्थ प्रिविलेज था। और तीसरा क्या था? सोशल हायरार्की। अब इसका मतलब क्या है? सोशल हायरार्की का मतलब क्या है? कि सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड है। डिवाइड है ना। कोई नोबेल है, कोई क्लर्जी है, कोई अदर है। अदर में भी क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और डिफरेंट ग्रुप्स में भी क्या है? कोई सीनियर है, कोई जूनियर है। कैन यू अंडरस्टैंड? फोर्थ फीचर यदि दें तो क्या था? फोर्थ फीचर यदि दें तो क्या था? डायनेस्टिकल सक्सेशन। डायनेस्टिकल सक्सेशन। वंशानुगत क्या था? उत्तराधिकार था। राजा का बेटा ही राजा होगा, सेनापति का बेटा ही सेनापति होगा, कोतवाल का बेटा ही कोतवाल होगा ना। डायनेस्टिकल था। हर पद क्या था? वंशानुगत था। वो एक जाति, एक परिवार के लिए सुरक्षित था। क्लियर है। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोग को दिमाग में रखना है कि इट इज द अरेंजमेंट इन ऑल ओवर वर्ल्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा जिसको हम डेमोक्रेटिक ईरा कहते हैं, रिपब्लिक ईरा कहते हैं, गवर्निंग का ये शासन आने से पहले दुनिया के हर भाग में शासन का मोनार्कियल तरीका था। इस मोनार्कियल अप्रोच को हम एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मोनार्की। अब यहीं पर हम लोग डिफरेंस कर लेंगे कि बाद में जो इसका रूप आएगा वो कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में और एब्सोल्यूट मोनार्की में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि यहां डिवाइन पावर ऑफ किंग है और यहां डिवाइन पावर ऑफ किंग नहीं है, बल्कि यहां क्या है? यहां सुपरमेसी ऑफ लॉ है। विधि की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता। यहां रूल ऑफ लॉ है और यहां रूल ऑफ वर्ड्स ऑफ किंग है।
यहां पर सुप्रीम क्या है? ऑर्डर ऑफ किंग्स, डिजायर ऑफ किंग, वर्ड्स ऑफ किंग। और यहां पर सुप्रीम क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो लॉ है, इक्वलिटी ऑफ लॉ है। समझ रहे हैं ना? इक्वल स्टेटस ऑफ ईच एंड एवरी बिफोर लॉ यहां गारंटेड किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या है? बहुत अंतर है। दोनों में क्या है? बहुत अंतर है। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि जो राजा है ना, उसका डिजायर ही क्या है? पूरे देश का डिजायर है। वो जो कह रहा है सबको फॉलो करना है, वो अनक्वेश्चनेबल है। उसके ऑर्डर को कोई जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेगा या उसका कोई जस्टिफिकेशन उससे नहीं मांगेगा कि ऐसा ही क्यों किया जाए, आपकी बात क्यों माना जाए, सवाल उस पर हो ही नहीं सकता। ये कंसेप्ट है कहाँ? एब्सोल्यूट मोनार्की में। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द पावर्स ऑफ किंग। किंग के पावर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जीक्यूटिव का, जुडिशियरी का, लेजिस्लेटिव का, सारे जो सोर्स हैं वो सबका वो क्या है? एक्सट्रीम लेवल है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एब्सोल्यूट मोनार्की, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज समथिंग डिफरेंट देन दैट ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या है? राजा है, समझ रहे हैं ना? राजा का बेटा ही राजा बने ना, लेकिन राजा का बेटा ही राजा बनेगा या कोई दूसरा राजा बनेगा, ये कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। ये वहां संसद होगा, संविधान होगा, समझ रहे हैं ना? और संविधान के अकॉर्डिंग संसद सदस्य तय करेंगे कि हमारा अगला राजा कौन होगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर है? तो ओल्ड रिजीम क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की से कहां आए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कहां आए? डेमोक्रेसी। जब कंप्लीट सोवरेनिटी आ गया कहां? पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और इनके हेड के पास, हेड ऑफ स्टेट के रूप में और हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। तो दुनिया में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का कंसेप्ट आया। फिर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के कंसेप्ट को भी क्या है, आज हम और मॉडिफाई कर रहे हैं और इसको हम फेडरल सिस्टम। डेमोक्रेसी के अंदर फिर पावर शेयरिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को क्या है शामिल करके और डेमोक्रेसी या रिपब्लिक्स को आज और मॉडिफाइड रूप में सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको आप फेडरल सिस्टम के रूप में देखते हैं। तो हमने देखा क्या कि दुनिया में जो शासन करने का तरीका है वो पहले क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्की था। क्या था? क्या था बाबू? बोलो। दुनिया में शासन करने का जो पुराना तरीका था, प्राचीन तरीका था, एंशिएंट या नेचुरल तरीका था, नेचुरल वे ऑफ गवर्निंग, क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह आज दुनिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है और फेडरल सिस्टम है। ये सब क्या है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्निंग, मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्निंग बॉडीज हैं जो दुनिया में विभिन्न देशों में शासन कर रहे हैं। क्लियर है? तो आज के दुनिया में कहीं क्या है? क्या है? हेलो, आज की दुनिया में शासन करने का तरीका क्या है? कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं रिपब्लिक है और कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में हम देख सकते हैं किसको? जापान को। जापान के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वहाँ के जो किंग हैं वो डायनेस्टिकल हैं। ब्रिटेन के जो किंग हैं, क्वीन हैं एलिजाबेथ, वो क्या है? डायनेस्टिकल हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यदि हम हेड ऑफ स्टेट के आधार पर क्या करें, आकलन करें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन क्या माना जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी भी वो मोनार्की ही है, क्योंकि उसकी जो क्वीन हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं एलिजाबेथ सेकेंड, वो हेरिडेटरी हैं। क्लियर? यस सर कह के भागो मत, समझ लो बात पूरी तरह से। पुराना तरीका क्या था बाबू? मोनार्की। नया तरीका क्या है? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, फेडरल सिस्टम।
अब इंडिया क्या है? तीनों है, डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक भी है और फेडरल सिस्टम भी है। डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि यहाँ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो पब्लिक इलेक्टेड है। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पब्लिक इलेक्टेड है। दूसरा, इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है ना, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो पब्लिक इलेक्टेड है। इनडायरेक्ट ही है लेकिन वो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्या है? इलेक्टेड है। तो जहाँ हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है वो क्या है? रिपब्लिक है। जहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक इलेक्टेड है वो क्या है? डेमोक्रेसी है। समझ पा रहे हो कि भारत में क्या है? डेमोक्रेसी है क्योंकि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने बनाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार है और ये भारत की सरकार पब्लिक इलेक्टेड है 5 साल के लिए, तो इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन भारत देश का मालिक कौन है? हमारा राष्ट्रपति। देश का गार्जियन कौन है? देश का प्रथम नागरिक। सोवरेनिटी किसके मतलब प्रतीकात्मक रूप से किसको समर्पित है? तो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो हमारा हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट पब्लिक इलेक्टेड हैं। कैसे हैं? इनडायरेक्ट हैं लेकिन इलेक्टेड हैं, फिक्स टर्म के लिए हैं। तो हम क्या हैं? रिपब्लिक हैं। क्या है? नो प्रॉब्लम। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों है इंडिया। और फेडरल सिस्टम तीसरा कहा कि मॉडिफाइड रूप है डेमोक्रेसी का। इसमें क्या करते हैं कि एक देश के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, अब इंडिया में हिंदी बोलने वाले भी हैं, बांग्ला बोलने वाले भी हैं, तो भाई बांग्ला वाले पर हिंदी मत थोपो और हिंदी वाले पर, दोनों को अपनी भाषा में काम करने का आज़ादी दो। उनका राज्य अलग बना दो, इनका राज्य अलग बना दो और दोनों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ने का पूरा अवसर दो। तो इसको कहते हैं पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग। हम ये भी कह सकते थे कि पूरे इंडिया में हिंदी चलेगा, लेकिन हमने ऐसा, दुनिया के बहुत देशों ने ऐसा किया कि वो एक भाषा जो बहुमत वर्ग का भाषा होता है उसी को पूरा देश पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो भारत ने पावर शेयरिंग किया है। छोटे छोटे ग्रुप्स को भी हमने उनके कल्चरल, लैंग्वेज या उनके प्रोटोकॉल्स और उनके रिचुअल्स को हमने कंटेन और प्रिजर्व करने का पूरा अपॉर्चुनिटी उनको उपलब्ध कराया। मतलब हर क्लास, हर वर्ग के लोगों को पूरी आज़ादी के साथ अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने के अधिकार देते हुए हमने लोकतंत्र को अपनाया। क्लियर है? तो आज के जो सिस्टम है शासन करने का वो कितने तरह का है? 3 तरह का दुनिया में सिस्टम चल रहा है। जैसे इंडिया को तो तीनों क्वालिफाई कर रहा है। इंडिया डेमोक्रेसी भी है और इंडिया रिपब्लिक भी है और इंडिया फेडरल सिस्टम भी है, जबकि ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है और ब्रिटेन जो है वो फेडरल सिस्टम भी नहीं है क्योंकि वो यूनिटरी नेचर का है। लंदन में जो ऑल इंग्लैंड की जो सरकार है उस सरकार की सुपरमेसी है ना। सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं लेकिन वो उसके सबड्यूड हैं, तो वो फेडरल सिस्टम भी नहीं है और वो रिपब्लिक भी नहीं है। क्लियर है? लेकिन भारत क्या है? रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेसी भी है और फेडरल सिस्टम भी है। क्लियर है ना? अब बताओ हमको अमेरिका क्या है? अमेरिका क्या? अमेरिका डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक भी है क्योंकि उसका जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ स्टेट भी है। अरे आइडेंटिटी 2 लिया ना गवर्नमेंट में। हेलो, बी कॉन्शियस। गवर्नमेंट में कितने तरह की आइडेंटिटी लिया? 2 तरह का। एक क्या कहा कि हेड ऑफ स्टेट, देश का मालिक, सुन रहे हो? और दूसरा कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट ऑथोरिटी। गवर्नमेंट, सरकार किसको कहते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड, डोंट टॉक। गवर्नमेंट किसको कहते हैं? गवर्नमेंट में 2 तरह की चीज देख रहे हैं। हेलो, गवर्नमेंट में 2 तरह की चीज देख रहे हैं। पहला क्या देख रहा है कि वहां एक तो देश का मालिक है और एक शासन करने वाला है।
जो शासन कर रहा है वो देश का मालिक भी है ना। तो कहीं कहीं दोनों चीज अलग दिखता है और कहीं कहीं दोनों चीज एक साथ दिखता है। जैसे अमेरिका में दोनों चीज एक साथ है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति हैं वो देश के मालिक भी हैं या सरकार के भी मालिक हैं। हमारे यहाँ जो पुराने राजे होते थे मोनार्की में, वो क्या होते थे? वो देश के भी मालिक होते थे और सरकार के भी। क्लियर है? तो गवर्नमेंट में टू टाइप ऑफ अथॉरिटी को क्या है, रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। सरकार में दो चीज है, कौन कौन? एक तो देश का मालिक है वो, और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट। उसी के ऑर्डर से डे बाई डे देश चलेगा। तो आदेश देने का अधिकार है और देश की पूरे प्रॉपर्टी का वो क्या है? मालिक है। पीपल सबका वो मालिक भी है। तो दो एग्जिस्टेंस है ना गवर्नमेंट में। क्लियर है ना? गवर्नमेंट के दोनों साइड क्लियर है ना। एक साइड क्या है? उनके पास ऑर्डर इशू करने का पावर है। दूसरा क्या है? उनके पास ऑनरशिप है। वो देश के पूरे संसाधन का, आदमी सहित सारे संसाधन के वो क्या है? मालिक भी हैं। तो हम कहीं कहीं ये दोनों चीज क्या है, आज के शासन में अलग अलग देखते हैं और कहीं कहीं एक साथ देखते हैं। अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट माने देश का मालिक और सरकार का मालिक दोनों कौन है? एक ही व्यक्ति है, एक ही संस्था है, और वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट। जबकि इंडिया में क्या कहते हैं? दोनों अलग चीज है। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, देश के मालिक है, लेकिन गवर्नमेंट का रियल जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है? अब इसी के आधार पर आप मॉडर्न डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। क्या क्लासिफाई कर सकते हो? कि जहां हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों पब्लिक इलेक्टेड है, वो क्या है? रिपब्लिक है। वो क्या है? रिपब्लिक है। और जहां हेड ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक इलेक्टेड है लेकिन हेड ऑफ स्टेट पब्लिक इलेक्टेड नहीं है, वो क्या है? वो डेमोक्रेट तो है लेकिन रिपब्लिक। क्लियर है? तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्लियर? डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? पब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। क्लियर? गवर्नमेंट मीन्स डेमोक्रेसी मीन्स, बोलो, डेमोक्रेसी मीन्स जहां सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिक इलेक्टेड है लेकिन देश का मालिक पब्लिक इलेक्टेड नहीं है। जैसे इंग्लैंड की रानी पब्लिक इलेक्टेड नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर जॉनसन, वो क्या है? पब्लिक इलेक्टेड हैं, चुन के आए हैं वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में, और हाउस ऑफ कॉमन्स ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। जैसे नरेंद्र मोदी को हमने चुन के भेजा है कहाँ? लोकसभा में बनारसी की जनता ने भेजा। जैसे हम पटना की जनता ने रामकृपाल यादव को भेजा, तो 543 लोग वहां चुन के गए। उन 543 ने नरेंद्र मोदी को क्या है? सरकार का मुखिया बनाया है। तो नरेंद्र मोदी पब्लिक इलेक्टेड है ना। तो भारत की सरकार कैसी है? पब्लिक इलेक्टेड ना। तो इसको क्या कहोगे? डेमोक्रेसी। भारत देश के जो मालिक हैं वो कैसे हैं? बोलो, क्यों चुप रहते हो? भारत सरकार का जो हेड है वो कैसा है? पब्लिक इलेक्टेड है। तो पब्लिक इलेक्टेड है इसलिए भारत क्या हुआ? डेमोक्रेसी हुआ। और भारत देश का जो मालिक है, अथॉरिटी है, वो कौन है? वो द प्रेसिडेंट है। देश के मालिक कौन है? प्रेसिडेंट है। तो ये प्रेसिडेंट हमारे जो हैं वो पब्लिक इलेक्टेड हैं, फिक्स टर्म के लिए हैं। तो ये देश भारत क्या कहा जाएगा? रिपब्लिक इसलिए कहलाएगा कि हमारा हेड ऑफ स्टेट पब्लिक इलेक्टेड है। डेमोक्रेसी इसलिए कहलाएगा कि हमारा गवर्नमेंट पब्लिक इलेक्टेड है। लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है लेकिन डेमोक्रेसी है। और अमेरिका डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। क्योंकि वहां अंतर यह हो गया कि भारत में अलग अलग था दोनों, ब्रिटेन में अलग अलग था दोनों, लेकिन अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग नहीं है, एक ही है, जैसे मोनार्की में होता था। लेकिन वो इलेक्टेड है ना। तो एक ही व्यक्ति दोनों है और वो व्यक्ति इलेक्टेड है, तो मानेंगे कि दोनों इलेक्टेड है। तो अमेरिका भी क्या होगा? डेमोक्रेसी भी होगा और रिपब्लिक भी होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए।
हैव टू डू इट। तो किताब आपको यही ना पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था कि फ्रांस में सबसे पहले क्या था, बोलो। फ्रांस में क्रांति के पहले क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की। उसके बाद क्रांति के बाद क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर है ना। और उसके बाद एट लास्ट देखेंगे 1848 में क्या आएगा, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक आ जाएगा। ठीक है, नो नो नो, बी क्वाइट, राइट। 1848 में क्या बनेगा, रिपब्लिक। उस समय नेपोलियन थर्ड जो चुना जाएगा वो एज ए हेड ऑफ स्टेट भी होगा और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा। तो इन द ईयर ऑफ 1848 फ्रांस फर्स्ट टाइम choosing its head of state and head of government by the vote of citizen, by the vote of citizen। क्लियर। अब तुमसे कोई पूछ दे कि पाकिस्तान क्या है, लोकतंत्र है कि गणतंत्र है कि दोनों है कि दोनों में से कोई नहीं है, तो क्या कहोगे, पाकिस्तान क्या है, रिपब्लिक है। अरे पाकिस्तान में कोई राजा रानी सुना है? तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो अथॉरिटी हैं और दोनों कैसे हैं, पब्लिक इलेक्टेड हैं। क्लियर है ना। तो फ्रांस में हमने क्या देखा कि फ्रांस पहले क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की था। एब्सोल्यूट मोनार्की से कहाँ आया, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में वो कब तक रहा, रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, 91 में ना। तो 1791 में क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को यहां देख। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनिशिएटेड इन ईयर ऑफ 1789 बाय द फॉल ऑफ बास्टिल, बट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर ऑफ 91 और कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर ऑफ 91। सो France become a constitutional monarchy in the year of 1791 और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आए। फिर जोकोबियंस आए तो उन्होंने अपना संविधान बनाया, नेपोलियन आया तो वो अपना संविधान बनाया, लेकिन कोई ना कोई संविधान तो अब रहा। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के दौर में रहा फ्रांस कब तक, 1799 टू 1840। बोलो, कहीं नहीं बोलता है, कब तक रहा, 1848। और 1848 में फ्रांस क्या है, रिपब्लिक बन गया। क्या बन गया, तो फ्रांस बिकेम रिपब्लिक इन द ईयर ऑफ 1848 व्हेन ऑल फ्रेंच मेल सिटीजन आर इंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट एंड दे चूजिंग देयर हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट ना बाय द सपोर्ट ऑफ पॉपुलर वोट्स। इट वाज नेपोलियन थर्ड, इट वाज नेपोलियन थर्ड। हाँ बोलो। नहीं, 1944 में, 44 में, 100 साल बाद। ब्रिटेन देंगे 1920 में, अमेरिका देगा 1928 में। तो फ्रांस देखो नहीं पढ़ाना था, और मकसद ये नहीं था कि तुम जानो कि फोर्ट ऑफ बास्टिल में कितनी ईंटें थे और उसको पहला हथौड़ा किसने मारा। नो, हमको ये जानना है कि हाउ द सिस्टम ऑफ गवर्निंग इन वर्ल्ड गोइंग टू बी चेंज्ड। आज जिस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम रहते हैं ना, ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड कैसे बना, ये समझना है, ये समझना है। और ये समझने के लिए हम एक यात्रा देख रहे हैं। कैसी यात्रा देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की था पूरे वर्ल्ड में। एब्सोल्यूट मोनार्की से क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या आया, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से रिपब्लिक, फिर रिपब्लिक से अब क्या हो रहा है, फेडरल सिस्टम। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड का 90% फेडरल सिस्टम, संघीय राज्य का मतलब समझे ना, कि फिर एक देश के अंदर भी बड़े बड़े क्लास को हम छूट देते हैं कि आप अपने अनुसार अपना शासन चलाइए। हाँ, रिपब्लिक के बाद जो रिपब्लिक पावर शेयरिंग करे। अब देखो, जो डेमोक्रेसी बनेगा, अब वो डेमोक्रेसी में भी दो बात हो सकता है कि या तो वो मेजिटेरियन हो सकता है या तो पावर शेयरिंग। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में जो 543 हैं उसमें मैक्सिमम मेंबर कौन है, कौन है? तो आप हिंदुओं के पक्ष में फैसला ले सकते हैं, हिंदुओं का हेजेमनी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा किया, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों ने ऐसा किया।
हम आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में। श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ तमिल ज़्यादा हैं, तो सॉरी सिंहली ज़्यादा हैं और तमिल कम हैं, तो उन्होंने तमिलों की भाषा को मान्यता नहीं दिया, सबके ऊपर सिंहली थोपने का प्रयास किया, जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वार हो गए। और वार इतना खतरनाक हुआ, इतना स्केलेट किया कि उसी वार में हमने भी अपना एक बहुत ही क्या है प्रॉस्पेरियस लीडरशिप राजीव गांधी को गंवा दिया। राजीव गांधी उसी आग में मारे गए, श्रीलंका वाली आग में। श्रीलंका में आग क्यों लगी? क्योंकि श्रीलंका में जो बड़ा वर्ग था सिंहली, वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। डेमोक्रेसी में ही वो क्या चाह रहे हैं, अपना हेजेमनी क्रिएट कर रहे हैं कि सब कुछ सिंहली का होगा। एजुकेशन में सिंहली होंगे, सर्विस में सिंहली होंगे, ट्रेड में सिंहली होंगे, पॉलिटिक्स में सिंहली होंगे। तमिल को हर जगह क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, मार्जिनलाइज किया गया। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने संविधान में लिख दिया क्या कि सिर्फ सिंहली भाषा ही श्रीलंका में चलेगा, तमिल भाषा नहीं चलेगा। हमने ऐसा नहीं न किया, हमने सभी भाषा को बराबर का अधिकार सम्मान दिया, उनको अपनी भाषा में अपना राज्य बनाने और अपना शासन करने का। तो ये हमने क्या किया, पावर शेयरिंग किया। हमने पावर शेयरिंग किया, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया, पाकिस्तान पावर शेयरिंग नहीं किया। पाकिस्तान का ये जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था और जो आज पाकिस्तान है, दोनों मिलके ना पाकिस्तान था, तो ये बांग्लादेश अलग काहे हुआ? पावर शेयरिंग नहीं किया। उधर की भाषा है उर्दू, ये बांग्लादेश की भाषा थी बांग्ला, अब वो उर्दू थोप रहे हैं। करे आपको उर्दू बोलना पड़ेगा, आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा, उर्दू हमारी भाषा है। विवाद हो गया और क्या है, टूट गए। तो पावर शेयरिंग नहीं करने से क्या होता है? वायलेंस होता है, टेंशन होता है और अंतर्देश टूट जाता है। श्रीलंका टूटते टूटते बचा, अपने भी झुलसा, हमको भी झुलसाया। हमारे राजीव गांधी भी उसी आग के शिकार हो गए, हमारी सेना को भी जाना पड़ा था। हमने हजारों अपने सेना भी वहां लड़ते हुए, हमारे हाँ इंडियन आर्मी भी वहां मारी गई। तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ, मतलब वो सिविल वार के शिकार हो गए और इतने बड़े पड़ोसी भारत को भी बड़ा नुकसान कर गए और अपना बहुत बड़ा नुकसान किए। पाकिस्तान ने भी पावर शेयरिंग नहीं किया, तो पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान भी टूट गया। भारत ने पावर शेयरिंग किया। तो जो डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग करता है उसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। क्या कहते हैं? तो आज दुनिया में शासन करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो क्या है? फेडरल सिस्टम। जैसे अमेरिका फेडरल सिस्टम है, इंडिया फेडरल सिस्टम है, समझ रहे हो ना? जबकि ब्रिटेन फेडरल सिस्टम नहीं है। कौन? रूस भी फेडरल सिस्टम नहीं है। देखिए, रूस में एक पूरे रूस की सरकार है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है। जो पूरे रूस की सरकार है ना, वो डिक्टेट करती है कि हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा चलोगे। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है। इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं करती है। ये स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट में, अपने लोगों के अनुसार शासन पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ चलाती है। तब हम कह रहे हैं कि इंडिया वास्तव में पावर शेयरिंग कर रहा है। बिहारियों को अलग किस्म से, बंगालियों को अपने हिसाब से, तमिलों को अपने हिसाब से, मलयाली को अपने हिसाब से चलने का पूरा अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई डिक्टेशन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्लियर है? तो इंडिया में पावर शेयरिंग हो रहा है। पावर शेयरिंग के दूसरे तरीका भी दिखाता हूँ। जाति के आधार पर कुछ कमजोर वर्ग है, हरिजन का वर्ग है, आदिवासियों का वर्ग है, तो उस वर्ग के लिए क्या किया? रिजर्वेशन किया। तो ये रिजर्वेशन भी एक तरह से क्या हुआ? पावर शेयरिंग। भाई कमजोर वर्ग है, उसको हम रिजर्व दे रहे हैं ना, तो उसको एजुकेशन में, सर्विस में, हर जगह क्या है? प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये प्रेफरेंस हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब वास्तव में हम उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो जो देश डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कर रहा है उसी को कहते हैं क्या? कि ये फेडरल सिस्टम है। तो इंडिया पावर शेयरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। पाकिस्तान किया? नहीं किया। श्रीलंका किया? नहीं किया। दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वो क्या है? बड़े दुर्गति के शिकार हुए ना। और इंडिया क्या है? पावर शेयरिंग किया और इसकी वजह से वर्ल्ड में हम एक मॉडल सक्सेस डेमोक्रेसी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। और आज दुनिया में एक हमारी अपनी लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में, एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की एक पहचान बनी है। समझ रहे हैं ना? और ये पहचान और ये सम्मान हमको मिला किस लिए? क्योंकि हमने पावर शेयरिंग किया। अगर पावर शेयरिंग नहीं करते तो हो सकता था कि भारत के भी 20 टुकड़े हो सकते थे। बहुत तरह का टेंशन, बहुत तरह का वायलेंस के क्या है प्लेटफॉर्म्स यहाँ क्रिएट हो सकते थे। क्लियर है? तो बिल्कुल हम लोग समझ रहे हैं, सच्चे अर्थों में लेसन को समझ रहे हैं। हेलो, क्या समझ रहे हैं? कि हमको ये जानना है कि दुनिया में पुराना तरीका क्या था? मोनार्की।
दुनिया में शासन करने का पुराना तरीका क्या था? मोनार्की। धीरे धीरे मोनार्की से हम आए कहाँ? फेडरल सिस्टम में। कहाँ आ गए? फेडरल सिस्टम में। बीच में बहुत सारा क्या है? सिस्टम आया है ना। ये सब के बारे में हमको थोड़ी समझ रखनी है। इसके लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि आप जानिए कि मेरी अंतोइनेट का फांसी कहाँ पड़ा, किस डेट में पड़ा, किस टाइम में पड़ा, किसने मारा। इससे हमारा कोई मकसद नहीं है। मकसद हमारा इससे है कि वी हैव टू बी acquainted with the changing pattern in society, economy and politics of world, from where I came at this juncture of social, political and economic arrangement. तो it is the message behind the lesson कि आपको ये जानना है कि दुनिया में शासन करने का ये सब तरीका है। पहले तरीका ऐसा था, फिर चेंज होके ऐसा आया, फिर चेंज होके ऐसा आया, और अभी वर्तमान में ऐसा चल रहा है। और अब इसको भी हम लोग और बेहतर रूप देने की कोशिश लगातार दुनिया कर रही है। तो इस चेंजिंग पैटर्न को समझना है। क्लियर है? दैट्स ऑल।